ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। खिड़की के बाहर दूर दूर तक फैले खेत, झाड़ियों से ढके छोटे छोटे रास्ते और कहीं कहीं चमकती पीली लाइटें दिखाई दे रही थी। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, जिससे हल्की सिहरन सी हो रही थी। मनोज और रोहन आमने सामने की सीट पर बैठे थे। दोनों ने खाना खत्म कर लिया था और अब हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। ट्रेन के सफर का अपना एक अलग ही आनंद था। ट्रेन की छुक छुक की आवाज, कभी धीमे होने वाली तो कभी अचानक तेज हो जाने वाली रफ्तार, और सफर में मिलने वाले अजनबी चेहरे। भाई, सच में मैं पहली बार किसी गांव जा रहा हूं, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ किताबों और फिल्मों में ही देखा है कि गांव कैसे होते हैं, खेत, कुएं, बैलगाड़ी, कच्चे रास्ते, और हां, सबसे जरूरी बात, गांव के भूतिया किस्से। मनोज ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात सुनी और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर अब सिर्फ घना अंधेरा था, जिसमें ट्रेन की लाइट्स के अलावा कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गांव सिर्फ खेत और बैलगाड़ियों के लिए ही नहीं जाना जाता, रोहन, उसने धीरे से कहा। यहां की हवाओं में कहानियां बसी होती हैं, कुछ सुकून देने वाली और कुछ ऐसी जिन्हें सुनकर शरीर में सिहरन दौड़ जाए। रोहन ने मजाकिया अंदाज में कहा, मतलब तू भी मानता है कि गांवों में भूत होते हैं? मनोज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भूत पता नहीं, लेकिन वहां कुछ चीजें हैं जो हमें देख रही होती हैं, पर हम उन्हें नहीं देख पाते। रोहन को लगा कि मनोज मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। ट्रेन अब एक घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। बाहर पेड़ों की ऊंची ऊंची परछाइयां ट्रेन की रोशनी में हिलती हुई दिखाई दे रही थी। ठंडी हवा अचानक और सख्त हो गई थी, मानो रात के अंधेरे में कोई फुसफुसा रहा हो। तू बचपन से गांव में ही रहा है, तुझे तो सब कुछ नॉर्मल लगता होगा, रोहन ने बात बदलने के लिए कहा, पर मेरे लिए यह सब नया है। मनोज ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी कहीं और देख रही थी, अतीत की किसी पुरानी याद में। रोहन, तू गांव पहली बार जा रहा है ना? मैं तुझे वहां की सबसे डरावनी जगह के बारे में बताऊं? रोहन हंस पड़ा। बिल्कुल, मुझे डर नहीं लगता, सुना। मनोज की मुस्कान धीमे धीमे गायब हो गई। हमारे गांव के पास एक वीरान हवेली है। ट्रेन की रोशनी अचानक धीमी हो गई। एक पल को ऐसा लगा मानो अंधेरा और गहरा हो गया हो। बाहर से एक अजीब सी हवा अंदर आ गई, जिससे खिड़की का पर्दा जोर से लहराने लगा। रोहन ने हल्का सा कांपते हुए कहा, फिर क्या हुआ? मनोज ने धीमी आवाज में कहा, वहां कोई रहता है। रात के करीब 11 बजे थे। ट्रेन धीमी होती जा रही थी। खिड़की के बाहर घना अंधेरा पसरा था, बीच बीच में दूर कहीं टिमटिमाती रोशनी दिख जाती। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक टिमटिमाता बल्ब जल रहा था, जो अपनी कमजोर रोशनी में जगह जगह पड़े पत्थरों और टूटी बिखरी पटरी को चमका रहा था। आ गया तेरा गांव? रोहन ने जम्हाई लेते हुए पूछा। मनोज ने हल्का सिर हिलाया। हां, यही है हमारा स्टेशन, बड़गांव। ट्रेन धीरे धीरे रुकी। मनोज और रोहन ने अपने बैग उठाए और नीचे उतर गए। स्टेशन पर सन्नाटा था। बस दूर कहीं एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। चारों ओर अंधेरा था और स्टेशन पर सिर्फ वही दोनों थे। भाई, यहां कोई रहता भी है या नहीं? रोहन ने इधर उधर देखते हुए कहा। गांव स्टेशन रात को सूना ही रहता है। कोई ट्रेन पकड़ने तभी आता है जब जरूरत हो। चल, हमें गांव तक पैदल ही जाना होगा। मनोज ने सामने की ओर इशारा किया। एक संकरी कच्ची सड़क जो घने पेड़ों के बीच गुम हो रही थी। रात को पैदल, अंधेरे में? रोहन ने थोड़ा घबराते हुए कहा। मनोज मुस्कुराया। डर लग रहा है? रोहन हंस पड़ा। नहीं, पर थोड़ा अजीब लग रहा है। वे दोनों सड़क पर आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ बस झिंगुरों की आवाज और पैरों के नीचे सूखे पत्तों के चरमराने की हल्की आवाज गूंज रही थी। हवा भी अब ठंडी और भारी लग रही थी, मानो कोई धीमी सांसें ले रहा हो। कुछ ही मिनटों बाद वे एक पुराने बटवृक्ष, बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ इतना घना था कि उसकी टहनियां अंधेरे में एक छत की तरह फैल गई थी। रोहन ने पेड़ की ओर देखा और हल्की हंसी में कहा, अरे, फिल्मों में हमेशा ऐसे ही पेड़ के नीचे भूत होते हैं। मनोज चुप रहा। अबे, तू चुप क्यों हो गया? रोहन ने हल्का धक्का देते हुए कहा।
मनोज ने धीरे से कहा, क्योंकि हमारे गांव में कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे सच में कुछ रहता है। रोहन का चेहरा गंभीर हो गया। मतलब? मनोज ने हल्की आवाज में कहा, पिशाच। रोहन हंस पड़ा। अबे यार, तू भी। मैं मजाक नहीं कर रहा। मनोज की आवाज अब और भी गहरी हो गई। इस पेड़ के नीचे रात को कोई रुकता नहीं। कहते हैं जो भी यहां रुका वह सुबह कभी नहीं मिला। रोहन ने घड़ी देखी। रात के 11:30 थे। उसी पल एक अजीब सी सरसराहट हुई। पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगी, जैसे किसी ने उन पर हाथ फेर दिया हो। ठंडी हवा एक झटके में और सख्त हो गई। रोहन की हंसी गायब हो गई। मनोज, ये हवा अचानक इतनी ठंडी क्यों हो गई? मनोज ने भी अपने दोनों बाजुओं पर हाथ रगड़े। ये जगह अच्छी नहीं है, हमें जल्दी चलना चाहिए। दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी कोई भारी सांसें ले रहा था। आवाज बिल्कुल पीछे से आ रही थी। रोहन ने कांपते हुए धीरे से पीछे देखा। कुछ भी नहीं था। मनोज, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसकी चाल और तेज हो गई। अब गांव ज्यादा दूर नहीं था। दूर से कुछ घरों में जलती हुई लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी, लेकिन उस अंधेरे रास्ते में कोई था, कोई जो छुपकर उन्हें देख रहा था। मनोज और रोहन तेजी से कच्ची सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। बरगद के पेड़ के नीचे जो अजीब सरसराहट हुई थी वो अब भी रोहन के कानों में गूंज रही थी। हवा ठंडी थी, पर उसके माथे पर पसीना आ चुका था। मनोज, सच बता, तुझे भी लगा कि वहां कुछ था? रोहन ने फुसफुसाते हुए पूछा। मनोज चुपचाप चलता रहा। उसकी चाल अब और तेज हो गई थी। रोहन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। दाईं ओर दूर दूर तक खेत फैले थे, जहां सिर्फ अंधेरा था। बाईं ओर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिख रही थी, जिसके ऊपर झुकी हुई दीवारें और टूटी हुई खिड़कियां किसी मरे हुए जानवर की पसलियों जैसी लग रही थी। भाई, यह हवेली तो सच में भूतिया लग रही है, रोहन ने हकलाते हुए कहा। मनोज ने बिना देखे ही जवाब दिया, इसीलिए लोग इसे शापित हवेली कहते हैं। रोहन का गला सूख गया। उसने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, अबे, तेरे गांव में कोई नॉर्मल जगह है भी या हर चीज डरावनी है? मनोज ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वह अब और भी गंभीर हो चुका था। ट्रेन से उतरते वक्त वह इतना नहीं डर रहा था, लेकिन अब उसे सच में लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। बस थोड़ा और चल, गांव आने वाला है, मनोज ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन तभी खर खर, फिर वही भारी सांसों की आवाज, इस बार बिल्कुल पास से। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झटके से मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन हवेली की एक टूटी खिड़की से कोई देख रहा था। दो जलती हुई लाल आंखें, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए। रोहन के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। मनोज, उसकी आवाज कांप रही थी। मनोज ने उसे नहीं सुना। वह पहले ही तेजी से आगे बढ़ चुका था, लेकिन रोहन की आंखें अब भी उसी खिड़की पर थी। वो लाल आंखें अब भी उसे घूर रही थी, लेकिन अब उनमें एक बदलाव था। अब वो धीरे धीरे पास आ रही थी। रोहन की सांसें अटक गईं। हवेली की टूटी खिड़की में जलती हुई लाल आंखें अब भी उसे घूर रही थी, लेकिन अब वो नजदीक आ रही थी। कोई हवेली के अंदर से बाहर की तरफ बढ़ रहा था। हल्की हल्की सरसराहट हवा में घुल गई। एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जो सीधे हड्डियों तक चुभ रही थी। रोहन का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके पैर कांपने लगे। मनोज, रुको! लेकिन मनोज तेजी से आगे बढ़ चुका था। रोहन ने खुद को संभाला और झटके से दौड़ पड़ा। हवेली की खिड़की से अब कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी ओर भाग रहा हो। उसने हिम्मत नहीं खोई और दौड़ते दौड़ते मनोज के पास पहुंच गया। तू सुनेगा भी या मैं अकेला ही मर जाऊं? रोहन हाँफते हुए चिल्लाया। मनोज ने चौंक कर उसे देखा। क्या हुआ? हवेली, वहां कोई था। किसी की लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। मनोज ने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली और फिर धीमे स्वर में बोला, मैंने तुझसे कहा था, यह गांव वैसा नहीं है जैसा तूने सोचा था। रोहन को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। अब वे गांव के पहले घरों के पास पहुंच चुके थे। कुछ जगहों पर दीवारों पर लगी पुरानी लालटेन की मध्यम रोशनी जल रही थी। दूर कहीं किसी के खांसने की आवाज आ रही थी।
गांव में सन्नाटा था, चारों ओर अंधेरा पसरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ था, कुछ जो हिल नहीं रहा था लेकिन महसूस हो सकता था। रोहन ने धीरे से कहा, मनोज, तू मुझे ठीक से सब कुछ बताएगा या नहीं? मनोज रुका, उसकी आंखें जमीन पर टिक गईं। कुछ देर बाद उसने कहा, तेरे पीछे मत देखना रोहन, कोई हमारी परछाइयों के साथ चल रहा है। रोहन का शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, मत मुड़, मत देख, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। रोहन ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो उसने देखा उससे उसका पूरा शरीर कांप उठा। सामने खाली रास्ते पर कोई खड़ा था, एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी आकृति। उसका शरीर असामान्य रूप से पतला था, जैसे किसी ने उसकी हड्डियों से सारा मांस निचोड़ लिया हो। वो अंधेरे में खड़ा था, लेकिन फिर भी उसकी जलती हुई लाल आंखें चमक रही थी। एक पल के लिए रोहन को लगा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन फिर वो आकृति हिलने लगी, धीरे धीरे, बिल्कुल अस्वाभाविक तरीके से। मनोज! रोहन की आवाज फंस गई। मनोज ने कुछ नहीं कहा, वह बस एकदम जम गया। फिर वो आकृति थोड़ी और पास आ गई। अब रोहन को उसका चेहरा दिखाई देने लगा। ओह भगवान! उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी खाल सफेद थी, इतनी सफेद कि वह रात के अंधेरे में भी अलग दिख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल गड्ढों जैसी लाल और गहरी थी और उसके होठों से काले रंग का गाढ़ा तरल टपक रहा था। रोहन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। मनोज, ये क्या है? मनोज ने धीरे से कहा। पिशाच! रोहन की आंखें फटी रह गईं। वो आकृति अब और तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। भाग! मनोज चिल्लाया। दोनों ने बैग छोड़ दिए और गांव के अंदर की तरफ भागने लगे। उनके पैरों के नीचे मिट्टी फिसल रही थी, लेकिन अब उनके पास रुकने का कोई समय नहीं था। पीछे से भारी सांसों की आवाजें आ रही थी। रोहन को लग रहा था कि वो आकृति बहुत करीब आ चुकी है। गांव के अंदर अब कुछ घरों में रोशनी थी। दूर किसी के घर से मंत्रों की आवाज आ रही थी। मनोज ने रोहन का हाथ पकड़ा और तेजी से एक पुरानी कोठरी की तरफ घुसे। अंदर घुसते ही मनोज ने दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। दोनों हाँफते हुए दीवार से टिक गए। बाहर सन्नाटा था, लेकिन रोहन अब भी कांप रहा था। वो क्या था मनोज? सच बता। मनोज ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीरे से कहा, ये गांव शापित है रोहन। वो जो तूने देखा वो इंसान नहीं था। तो क्या था? मनोज की आंखें अंधेरे में चमक उठी। वो हमारे गांव का पिशाच था। बाहर दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहन का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। मनोज ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। दोनों बमुश्किल अपनी सांसें रोककर दरवाजे की तरफ देखने लगे। बाहर कोई खड़ा था, लेकिन वो सिर्फ खड़ा नहीं था। वो धीरे धीरे दरवाजे पर अपने नाखून रगड़ रहा था। एक घिनौनी भारी सांसों की आवाज अंदर तक सुनाई दे रही थी। रोहन के पसीने छूट गए। भाई, ये चला क्यों नहीं जा रहा? उसने फुसफुसाते हुए कहा। मनोज ने अपनी जेब से गायत्री मंत्र लिखा हुआ एक कागज निकाला और दरवाजे के पास रख दिया। फिर उसने कान लगाकर सुना। बाहर अब भी सरसराहट हो रही थी। वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है, मनोज ने धीरे से कहा। रोहन की धड़कन और तेज हो गई। फिर एकदम सन्नाटा छा गया। दरवाजे के पीछे कोई नहीं था। रोहन और मनोज ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या वो चला गया? रोहन ने घबराई हुई आवाज में पूछा। मनोज ने सिर हिलाया। पता नहीं। कुछ सेकंड तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। फिर दरवाजे की दरार से एक लाल आंख झांकने लगी। रोहन की चीख निकल गई। मनोज! मनोज ने झटके से एक जलता हुआ कपूर का टुकड़ा उठाया और दरवाजे के पास फेंक दिया। हश! एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी। दरवाजे के बाहर कुछ पीछे हटा। फिर तेज कदमों की आवाज आई और सब कुछ शांत हो गया। मनोज और रोहन ने कांपते हुए एक दूसरे को देखा। वो चला गया? रोहन ने हकलाते हुए पूछा। मनोज ने धीरे से दरवाजे के पास जाकर झिरी से बाहर झांका। बाहर कुछ नहीं था। गांव का रास्ता वीरान पड़ा था, लेकिन दूर हवेली की ओर
कोई चल रहा था, वही आकृति, वही जलती हुई लाल आंखें। मनोज ने दरवाजा बंद कर दिया। ये अभी टला है रोहन, हटा नहीं, रोहन ने कांपते हुए कहा। अब क्या करेंगे? मनोज ने गहरी सांस ली। अब हमें उस पिशाच के बारे में सब कुछ जानना होगा, वरना अगली बार हम नहीं बच पाएंगे। बाहर हवेली की टूटी खिड़की में फिर से लाल आंखें चमक उठी। रोहन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपते हुए मनोज की ओर देखा। तू कह रहा था कि ये बस गांव की कहानियां हैं, लेकिन ये तो सच में जिंदा है। मनोज ने दरवाजे के पास से हटते हुए कहा। हाँ, और यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर हम इसे समझ नहीं पाए तो ये हमें खत्म कर देगा। बाहर सन्नाटा पसरा था, लेकिन हवा अब भी ठंडी और भारी लग रही थी, जैसे कोई वहां छिपकर खड़ा हो, बस उनके बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। रोहन ने धीमी आवाज में पूछा, अब क्या करेंगे? मनोज ने एक गहरी सांस ली और बोला, हमें गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान के पास जाना होगा, बाबा रघुनाथ। वे इस पिशाच के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन बाहर जाने का मतलब है उसकी आंखों के सामने जाना, रोहन ने घबराकर कहा। मनोज ने खिड़की की झिड़ी से बाहर झांका। हवेली की ओर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर उसने जल्दी से एक चाकू निकाला और अपने दाएं हाथ की उंगली पर हल्का सा चीरा लगाया। खून की एक बूंद जमीन पर टपक गई। रोहन चौंक गया। अबे, ये क्या कर रहा है? मनोज ने फुसफुसाते हुए कहा। पिशाच खून की गंध पर हमला करता है। अगर हम इस जगह खून गिरा दें तो कुछ देर तक इसकी मौजूदगी यहीं अटकी रहेगी। खून गिरते ही हवा और भारी हो गई। बाहर से धीमी धीमी गुर्राने जैसी आवाज आने लगी। रोहन ने सहमे हुए पूछा, क्या यह सच में काम करेगा? मनोज ने कहा, अब बस भागने का मौका देखना होगा। वो धीरे से दरवाजा खोलने लगा। दरवाजा चरमराया। बाहर घना अंधेरा था। हवेली अब भी दूर थी, लेकिन उस टूटी हुई खिड़की में लाल आंखें गायब हो चुकी थी। रोहन ने धीरे से कहा, शायद वो चला गया। नहीं, मनोज की आवाज कांप गई। वो अब और करीब आ चुका है। रोहन ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर उनके ठीक पीछे कोठरी के अंधेरे कोने से भारी सांसों की आवाज आई। रोहन की सांसें रुक गईं। मनोज, वो बाहर नहीं था, वो हमारे पीछे है। मनोज ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे कोने में एक लंबा सफेद हड्डियों से भरा चेहरा दिखा। उसका मुंह खुले हुए मांस से सना था। लाल आंखें अब बेहद नजदीक थी और अगले ही पल वो उन पर झपटा। रोहन की चीख उसके गले में ही अटक गई। मनोज ने उसे पकड़कर झटके से दरवाजे की ओर खींचा। भाग! पिशाच की लंबी काली उंगलियां हवा में झपट रही थी। उसकी उंगलियों के नाखून नुकीले और गले हुए मांस से सने हुए थे। उसके मुंह से सड़ती लाश जैसी बदबू आ रही थी। मनोज और रोहन ने जान लगा दी और कोठरी से बाहर कूद पड़े। बाहर की हवा भी ठंडी थी, लेकिन कम से कम वहां खुला मैदान था। भागने का मौका था। बाबा रघुनाथ के घर की तरफ भागो, मनोज ने चिल्लाया। दोनों गांव की कच्ची पगडंडी पर अंधेरे में दौड़ रहे थे। पीछे से फिर से वही भारी सांसों की आवाज। रोहन ने हिम्मत करके पीछे देखा। वो पिशाच उनका पीछा कर रहा था, लेकिन वो दौड़ नहीं रहा था। वो हवा में तैर रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। ओ भगवान! रोहन की आंखों से आंसू छलक पड़े। मनोज जानता था कि वे ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे। वो हमसे तेज है, हम ऐसे नहीं बच सकते, रोहन हाँफते हुए चिल्लाया। तो फिर क्या करें? तभी मनोज की नजर गांव के बीचों बीच खड़े पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ जिसके नीचे गांव के लोग कभी रात को नहीं जाते थे। उस पेड़ तक भागो, मनोज ने कहा। अबे, तू पागल है? वहां जाना और पिशाच के पास जाना एक जैसा ही है। नहीं रोहन, जल्दी भाग, वरना हम अभी मारे जाएंगे। पिशाच अब और करीब आ गया था। उसके खुले मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वो जैसे ही मनोज और रोहन तक पहुंचने ही वाला था, दोनों छलांग लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गिर पड़े। और फिर सब कुछ रुक गया। पीछे हवा में तैरता वो पिशाच अचानक रुक गया। वो अब गुस्से में कांप रहा था।
लेकिन पेड़ के करीब नहीं आ रहा था। रोहन ने कांपते हुए देखा। पिशाच ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और एक भयानक चीख मारी। उसकी आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। मनोज ने जल्दी से कहा, देखा, ये पेड़ इसकी सीमा है, ये अंदर नहीं आ सकता। रोहन का दिमाग सुन्न हो चुका था। अब क्या करें? मनोज ने गहरी सांस ली। अब हमें बाबा रघुनाथ को बुलाना होगा, सिर्फ वही इसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन तभी पीपल के पेड़ की ऊंचाई पर एक और जोड़ी लाल आंखें चमक उठी। पीपल के ऊपरी हिस्से में चमकती लाल आंखें जैसे अंधेरे को चीर रही थीं। रोहन और मनोज दोनों बुरी तरह कांप गए। ये क्या है मनोज? रोहन की आवाज कांप रही थी। मनोज का दिमाग सुन्न हो गया। उसने सिर्फ किताबों और कहानियों में सुना था कि पीपल के पेड़ पर आत्माएं बसती हैं, लेकिन आज वो खुद इसे देख रहा था। ऊपर किसी की लंबी पतली परछाई लटकी हुई थी। फिर वो हिलने लगी। ओह भगवान! रोहन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी धड़कनें थाम दी हो। अब वे दोनों तरफ से फंस चुके थे। पीछे वो पिशाच जो पेड़ के पास नहीं आ सकता था, और ऊपर पेड़ पर बैठी कोई और चीज। मनोज ने जल्दी से अपनी जेब से एक रुद्राक्ष की माला निकाली और अपने गले में डाल ली। बाबा रघुनाथ के पास भागना होगा। रोहन ने हिम्मत जुटाई और दोनों दौड़ पड़े। पीछे से फिर वही भारी सांसों की आवाज। अब पेड़ पर बैठी आत्मा भी जाग चुकी थी। बाबा रघुनाथ का घर मनोज और रोहन हाँफते हुए गांव के सबसे पुराने मकान के सामने पहुंचे। लकड़ी का दरवाजा बंद था। मनोज ने जोर से पीटना शुरू किया। बाबा दरवाजा खोलो। अंदर कोई हलचल नहीं हुई। पीछे पिशाच धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था और अब वो और ज्यादा भयानक लग रहा था। बाबा! अचानक दरवाजा खड़ाक से खुल गया। एक लंबी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग खड़े थे। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। अंदर आ जाओ, जल्दी! जैसे ही मनोज और रोहन अंदर घुसे, बाबा ने झटके से दरवाजा बंद कर दिया। बाबा ने मनोज और रोहन को पानी दिया और कहा, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। क्या मतलब? मनोज ने हाँफते हुए पूछा। बाबा ने एक पुराना बही खाता खोला। यह गांव हमेशा से शापित था, लेकिन सबसे बड़ा श्राप तब लगा जब 100 साल पहले इस गांव में एक आदमी मारा गया था। कौन? बाबा की आंखें चमक उठी। रामनाथ, एक निर्दोष ब्राह्मण जिसे गांव वालों ने तांत्रिक समझकर जिंदा जला दिया था। रोहन की आंखें फटी रह गईं और वो मरने के बाद पिशाच बन गया। बाबा ने सिर हिलाया। नहीं, वो पिशाच नहीं बना। उसने पिशाच को बुलाया। बाहर फिर से वही भारी सांसों की आवाज गूंज उठी। बाबा ने जल्दी से खिड़की की तरफ देखा। पीछे पिशाच अब बाबा के घर के ठीक सामने खड़ा था। अब बहुत देर हो चुकी है। बाबा की आवाज गूंज उठी। वो अब तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं। बाबा रघुनाथ की बात सुनकर रोहन का दिल बैठ गया। बाहर पिशाच दरवाजे के सामने खड़ा था। उसकी लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाई खिड़की से अंदर झांक रही थी। मनोज ने डरते हुए पूछा, बाबा इसे रोका कैसे जाए? बाबा ने गहरी सांस ली। इसे रोकना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। बाहर से अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई, लेकिन इस बार दस्तक धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। से हिलने बाबा ने जल्दी से एक तांत्रिक डिब्बी निकाली और उसके अंदर से काले रंग का चूर्ण निकालकर दरवाजे पर फेंका। अचानक सब कुछ शांत हो गया। बाबा ने मनोज और रोहन की ओर देखा। हमारा समय कम है, तुम्हें पूरा सच जानना होगा। बाबा ने पुरानी किताब खोलते हुए कहा, 100 साल पहले इस गांव में रामनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन गांव वालों ने उसे तांत्रिक समझकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने श्राप दिया था कि गांव में एक दिन वह लौटेगा। कौन लौटेगा? रोहन की आवाज कांप रही थी। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, काल पिशाच। मनोज और रोहन को जैसे बिजली का झटका लगा। बाबा ने समझाया, काल पिशाच साधारण भूत प्रेत नहीं होते। ये वो आत्माएं हैं जो नरक और इस दुनिया के बीच फंसी होती हैं।
इन्हें सिर्फ मृत्यु भी खत्म नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये सच में अमर है? रोहन ने डरते हुए पूछा। बाबा ने सिर हिलाया। नहीं, इसे हराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इसका असली नाम जानना होगा। दरवाजे के पीछे कोई और था। बाहर फिर से भारी सांसों की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। रोहन ने धीरे से खिड़की से बाहर झांका और उसकी रूह कांप गई। बाहर सिर्फ पिशाच नहीं था, अब वहां कई परछाइयां खड़ी थी। गांव के सूने रास्ते पर अचानक कई और भयानक आकृतियां दिखने लगीं। कुछ पेड़ के पीछे छिपी थी, कुछ मिट्टी के घरों की छतों पर झुकी हुई थी। बाबा, रोहन का गला सूख गया। ये सब क्या है? बाबा की आंखों में चिंता थी। ये सब वही आत्माएं हैं जो काल पिशाच के कारण इस गांव में अटकी हुई हैं। आज की रात ये सब मुक्त होना चाहती हैं। बाहर अचानक पिशाच जोर से चिल्लाया, खोलो दरवाजा। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी। मनोज ने बाबा की ओर देखा। अब क्या करेंगे? बाबा ने दीवार से एक पुराना तांत्रिक खंजर निकाला और कहा, हमें काल पिशाच का असली नाम पता करना होगा और इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। लेकिन कैसे? बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, उसके नाम के साथ उसका खून भी चाहिए, और उसका खून वही चीज है जो कोई सोच भी नहीं सकता। मनोज और रोहन ने घबराकर पूछा, क्या? बाबा ने धीमे स्वर में कहा, तुम दोनों में से एक का खून, क्योंकि तुम दोनों ही इसकी आखिरी कुर्बानी हो। बाबा की यह बात सुनकर रोहन और मनोज का खून जम गया। क्या? रोहन हकला गया। बाबा ने गहरी सांस ली। काल पिशाच अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हर 100 साल में किसी की बलि लेता है। पिछले 100 सालों में कोई नया बलिदान नहीं मिला, इसलिए यह कमजोर पड़ा था। लेकिन अब तुम दोनों इसके निशाने पर हो, तो इसका मतलब यह हमें मार देगा। मनोज की आवाज कांप रही थी। बाबा ने सिर हिलाया। अगर इसे नहीं रोका गया तो यह पूरे गांव को तबाह कर देगा। अचानक बाहर से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, मानो सैकड़ों लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है, हमें तुम्हारा खून चाहिए। रोहन ने खिड़की से झांका और उसका दिल धक से रह गया। गांव की गलियों में अब और भी ज्यादा अंधेरे साए घूम रहे थे। कुछ के चेहरे अधूरे थे, कुछ हवा में लटक रहे थे, लेकिन सबसे भयानक था पिशाच, जो अब दरवाजे से सिर्फ कुछ कदम दूर खड़ा था। बाबा ने जल्दी से एक पुरानी पोथी खोली और उसमें कुछ पढ़ने लगे। हाँ, यही है। मनोज ने जल्दी से पूछा, क्या मिला बाबा? बाबा ने कहा, इसका असली नाम विराज था। मरने से पहले यह भी एक इंसान था, लेकिन अब यह नरक से भी बदतर चीज बन चुका है। तो हमें क्या करना होगा? बाबा ने जल्दी से एक तांत्रिक खंजर उठाया और कहा, हमें इसका असली नाम लेकर इस खंजर से इसे घायल करना होगा, तभी यह खत्म होगा। दरवाजा खुल गया। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर घुस आई। बाहर कोई खड़ा था, लंबा काला शरीर, लाल चमकती आंखें। विराज! बाबा ने जोर से उसका नाम पुकारा। पिशाच एकदम ठहर गया। फिर उसकी आवाज गूंज उठी, कौन पुकार रहा है? मुझे। बाबा ने जल्दी से खंजर मनोज के हाथ में थमा दिया। इसका असली नाम अब इसे कमजोर कर देगा। जल्दी खंजर घोंप दो। मनोज के हाथ कांप रहे थे। मैं कैसे? पिशाच अब धीरे धीरे अंदर आ रहा था। तुम मुझसे बच नहीं सकते। रोहन ने अचानक मनोज का हाथ पकड़ा और कहा, अगर ये करना ही है तो साथ में करेंगे। दोनों ने एक साथ दौड़ लगाई। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM काल विनाशाय नमः। पिशाच ने जोर से चीख मारी और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। मनोज और रोहन ने पूरी ताकत से खंजर उठाया और अब मर जा विराज। मनोज और रोहन ने पूरी ताकत से खंजर पिशाच के सीने में घोंप दिया। पिशाच ने जोर से, उसकी लाल आंखें और भी ज्यादा चमक उठी। बाबा लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। AUM काल विनाशाय नमः, AUM महाकालाय नमः। खंजर के घुसते ही पिशाच का काला धुआं पूरे कमरे में फैलने लगा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वो मरा नहीं, वो हंसने लगा। हाँ। मनोज और रोहन सन्न रह गए। पिशाच ने धीरे से खंजर को अपने सीने से बाहर खींच लिया। खंजर अब रक्त से नहीं, काले लिक्विड से सन्ना था। बाबा के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, यह नहीं हो सकता।
तुम सब मरोगे। पिशाच की आवाज इतनी भारी हो गई कि पूरा कमरा गूंज उठा। अचानक कमरे की दीवारों पर गहरे काले हाथों की आकृतियां उभरने लगीं। मिट्टी की दीवारें कंपने लगीं, फर्श पर दरारें पड़ गईं और उसमें से असंख्य साए निकलने लगे। बाबा ने घबराकर कहा, यह शापित आत्माओं को बुला रहा है। रोहन घबराकर बोला, बाबा अब क्या करें? बाबा की आंखों में डर साफ था। हमारे पास बहुत कम समय बचा है। बाबा ने अचानक पोथी के पन्ने पलटने शुरू किए। फिर वो एक जगह रुक गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। हे भगवान, मैं अब तक गलत था। मनोज ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ बाबा? बाबा ने कांपती आवाज में कहा, काल पिशाच को मारने के लिए सिर्फ खंजर ही काफी नहीं, इसके खून की कुर्बानी भी देनी होगी। लेकिन यह खून तुम्हारा नहीं। रोहन का गला सूख गया। तो फिर किसका? बाबा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, जिसने इसे जगाया उसी का खून इसे खत्म कर सकता है। मनोज और रोहन की रूह कांप गई। तो क्या इसका मतलब? बाबा ने धीरे से सिर उठाया और मनोज की आंखों में देखा। हां, वो खून तुम्हारा है मनोज। मनोज पीछे हट गया। ना, नहीं, मैं कैसे? बाबा बोले, तुम ही हो जिसने इसे अनजाने में मुक्त किया। जब तुमने उस सुनसान हवेली में कदम रखा, जब तुमने उस दरवाजे को छुआ, तभी इसके शाप को तोड़ दिया। रोहन ने मनोज का हाथ पकड़ लिया। भाई, अब क्या करेंगे? मनोज की सांसें तेज हो गईं। बाहर अब भयंकर आंधी चल रही थी। काल पिशाच धीरे धीरे हवा में उठने लगा। उसकी भयानक आवाज गूंजी, अब कोई नहीं बचेगा। बाबा ने जल्दी से खंजर मनोज के हाथ में थमाया और कहा, अगर तुमने खुद को बलिदान नहीं किया तो ये पूरे गांव को खत्म कर देगा। अब फैसला तुम्हें करना होगा। बाबा की आवाज कमरे में गूंज रही थी। मनोज के हाथ में खंजर कांप रहा था। बाहर आंधी और तेज हो गई। पिशाच हवा में मंडरा रहा था। उसका शरीर अब और भी बड़ा और भयानक दिखने लगा। उसकी गूंजती हुई आवाज आई, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मनोज की आंखों में आंसू थे। क्या सच में मेरी मौत से ही इसे रोका जा सकता है? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, हां, लेकिन वो अचानक रुक गए। उनकी आंखों में एक नई चमक आई। शायद एक और तरीका है। रोहन ने तुरंत पूछा, क्या बाबा? जल्दी बताओ। बाबा ने कहा, अगर मनोज खुद को नहीं मारता बल्कि इस खंजर से पिशाच को काटता है और अपना खून इसके अंदर मिलाता है तो इसका श्राप उलटा हो जाएगा। मनोज चौंक गया। मतलब? बाबा जल्दी से बोले, मतलब ये कि इसके अंदर का पिशाच मिट जाएगा और जो इंसान कभी था वो बाहर आ सकता है। रोहन चिल्लाया, तो फिर देर मत करो, जल्दी करो। मनोज ने हिम्मत जुटाई। पिशाच अब उनके एकदम पास था। उसकी लंबी काली उंगलियां अब मनोज की गर्दन पकड़ने वाली थीं, लेकिन तभी मनोज ने पूरी ताकत से खंजर पिशाच के सीने में घोंप दिया। पिशाच जोर से चिल्लाया। मनोज ने अपने हाथ की नस काटकर खून की 2 बूंदें खंजर के ऊपर टपका दी। पिशाच का शरीर अचानक तेजी से सफेद होने लगा। उसकी लाल आंखें बुझने लगीं। उसका काला धुआं पीछे हटने लगा। फिर एक झटके में एक आखिरी चीख के साथ पिशाच का शरीर गिर पड़ा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मनोज और रोहन जमीन पर गिर पड़े। बाबा ने धीरे धीरे पास जाकर देखा। पिशाच का शरीर अब धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगा था। वो वापस इंसान बन रहा है। रोहन हैरान था। कुछ ही सेकंड में पिशाच के चेहरे से अंधेरा मिट गया। अब वहां एक दुबला पतला सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग पड़ा था। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। रामनाथ, बूढ़े रामनाथ ने धीरे से आंखें खोली। मैं अब आजाद हूं। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे 100 साल पहले बिना किसी कसूर के जलाया गया था। अब जाकर मेरी आत्मा को मुक्ति मिली। रामनाथ ने मनोज का हाथ थामा और कहा, तुमने मुझे बचा लिया बेटे। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गई। सुबह होते ही गांव में हल्की धूप फैली। अब कोई साया, कोई डर नहीं था। मनोज और रोहन ने राहत की सांस ली। बाबा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, 100 साल बाद यह गांव अब सच में जिंदा हुआ है। मनोज और रोहन ने गांव छोड़ दिया। लेकिन जब वे ट्रेन में बैठे तो अचानक मनोज की जेब में कोई चीज चुभी। उसने देखा, वही तांत्रिक खंजर अब भी उसके पास था।
और उसके ऊपर ताजा खून की एक बूंद अभी भी टपक रही थी।